हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है, यानी कि इस सीरीज की इंट्रोडक्शनल वीडियो। तो इससे शुरुआत करेंगे हम इस सीरीज की। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस के बीच में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। हमें पढ़ा तो वही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। और इस सीरीज की शुरुआत से पहले कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। पहली बात तो क्या कि वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, पूरी सीरीज की, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। इसलिए बीच में मैं कभी भी क्वेश्चन आंसर नहीं करवाता। अगर मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है तो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है तो वो तो सिर्फ मैं एग्जांपल ही करवाता हूं। तो इसलिए कंटेंट जो है ना वो मुझे सीरीज वाइज देखा करो, किसी भी सीरीज को लेके, ठीक है, ताकि आपके हर टॉपिक वाइज क्लियर होते चले जाएं। क्योंकि कुछ टॉपिक्स पता कैसे होते हैं, जैसे कि वो आज की वीडियो में हुए तो वो आने वाली वीडियोस में भी यूज हो सकते हैं। तो अगर आपको याद नहीं होंगे तो आपको कुछ चीजें आने वाली वीडियो में समझने में दिक्कत आ जाए। इसलिए हमेशा किसी भी कंटेंट को, किसी भी प्लेलिस्ट को सीरीज वाइज देखा करो, ये चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई बोलने की स्पीड तेज हो सकती है तो कृपया करके मेरी वीडियो को 2x पे या फिर 1.5x पे ना देखा करें। क्योंकि मेरे को पता है मेरी हैबिट का कि थोड़ी सी ना स्पीड पहले ज्यादा होती है मेरी पढ़ाने की, तो उसकी वजह से अगर आप 1.5x पे देख रहे हो, हो सकता है 2x पे देख रहे हो, आपको समझ में ना आए। तो अपनी वीडियो को अपने स्पीड पे चलने दिया करो, सेम पेज पे, यानी कि नॉर्मल स्पीड पे ही देखा करो, ठीक है। यूं भी मैं वीडियो तो लंबी बनाता ही नहीं, मैं बनाता हूँ 15 से 20 मिनट की वीडियो, हद से 30 मिनट की वीडियो। हाँ, तो इतना ही रखता हूँ मैं, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोगों को साइड टॉपिक भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब पहला चैप्टर है वो किसके ऊपर है, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में। पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। अगर मैं इकोनॉमिक्स को यूं खत्म करना चाहूं तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है किस चीज का, मनी का, यानी कि साइंस ऑफ मनी, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हमने बताया भैया इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी थी, इसका जिक्र मैंने और भी बहुत सारी सीरीज के अंदर किया हुआ है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन रीजन ये होता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। यानी कि रिसोर्सेज, इनकम, ठीक है, इनपुट्स, ठीक है, ये सब क्या है, लिमिटेड है हमारे पास। लेकिन जो हमारी वांट्स है, यानी कि जो बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का, तो जो हमारी वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी चाहते बहुत सारी हैं, डिजायर्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो हम जो है, चाहे वो एक प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, हम में सब आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स भी, कंज्यूमर भी, इन्वेस्टर भी, ठीक है, सेविंग करने वाले पर्सन भी सब आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको जो है वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना होता है कि वो वहां से मैक्सिमम, ठीक है, रिजल्ट या फिर आउटपुट जनरेट कर सके। जैसे ये कंज्यूमर कैसे काम करता है, यहाँ पे कंज्यूमर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम, कंज्यूमर जो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने के ऊपर काम करता है, और जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के ऊपर काम करता है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोगों ने इकोनॉमिक्स नामक सब्जेक्ट बना रखा है, यानी कि हमने इकोनॉमिक्स डिजाइन किया हुआ है कि इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि कम से कम रिसोर्सेज में, ठीक है, हम बेस्ट रिजल्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब बात है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का क्या रोल है। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा लेवल, मैक्रो यानी कि बड़ा लेवल। तो जब अब बात करते हैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, एक इंडिविजुअल इकोनॉमी की, तो उसकी बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन जब हम ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं ना, ब्रॉड लेवल पे यानी कि सारे कंज्यूमर्स की, सारे प्रोड्यूसर की, तो हम कहां चले जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हमारे दो पार्ट आ गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हमारा क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस कंप्लीट सीरीज में हम मेनली डिस्कस क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर से और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बिहेवियर से हम पूरी इकोनॉमी का पता नहीं लगा सकते। हो सकता है वो कंज्यूमर हो और जो प्रोड्यूसर हो इरेशनल हो, समझदार ना हो, बेवकूफों के तरीके से डिसीजन ले रहा हो। तो अगर हमें पूरी इकोनॉमी को समझना होगा तो हमें ब्रॉडर लेवल पे समझना होगा। तो हम जो है यहाँ पे सारे कंज्यूमर्स को देखते हुए बात करेंगे और सारे प्रोड्यूसर को देखते हुए बात करेंगे। तो ये चीज होती है यहाँ पे। अब चलो यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इस कंप्लीट चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी पढ़ने के क्या वाले हम इसके अंदर, बाकी चीजें तो बहुत लेट आएगी। तो पहले समझते हैं पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें क्या आ गया हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या चीजें हैं। पहला पॉइंट जो हमारे पास है, द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एंड देयर मेजरमेंट इश्यूज लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेजर इश्यूज है हमारे, वो मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि जीडीपी। अब जीडीपी को डिस्कस करते हैं। जीडीपी का मतलब पता है क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं इसको बोलूं तो ये हमारे पास सम है उन सारे फाइनल प्रोडक्ट का
ठीक है, यानी कि जो भी हमारी कंट्रीज में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जो अकाउंट्स के बच्चों को पता होगा कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट आए हैं उन सबके प्राइस को अगर आप टोटल कर दोगे ना तो हमारा जीडीपी निकल के आता है, जिसको कई बार हम नेशनल इनकम भी बोल देते हैं। पर नेशनल इनकम थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो हम जीडीपी बोल देते हैं, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जिसका जीडीपी जितना ज्यादा होगा जिस कंट्री का, वो कंट्री उतनी अच्छी परफॉर्म करिए, यानी कि वहां पे उतने ही आउटपुट जनरेट हो रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं ना, जिस इकोनॉमी के अंदर जितने आउटपुट जनरेट होंगे, जितना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, हम क्या बोलेंगे, वो वहां पे उस कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, उतना ही हाई होगा, यानी कि वो कंट्री उतनी ही फालतू ग्रोथ कर रही है। यानी कि मैं जीडीपी के रेट से ग्रोथ का पता लगा सकता हूं। लेकिन यहां पे आप लोग आगे पढ़ोगे, जीडीपी भी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब पता है क्या होता है, जो जीडीपी करंट प्राइस पे निकाला गया है। क्योंकि प्राइसेस भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ता रहेगा तो सिंपल सा होता है जीडीपी बढ़ के ही दिखाई देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस की बढ़ने की वजह से हमें जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, एक्चुअल में जीडीपी उतना ही होता है। क्योंकि एक्चुअल में हम कब मानेंगे कि ग्रोथ हुई है कंट्री के अंदर, जब एक कंट्री के अंदर आउटपुट ज्यादा जनरेट होंगे, प्रोडक्ट फालतू बन रहे हैं, लोग चीजें ज्यादा बाय कर रहे हैं, ज्यादा इनकम मिल रही है उनको, तब जाके उनकी क्या होगी, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छी होगी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी हम एक बेस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस है नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेशन। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे महंगाई। तो एक काम कर लेता हूं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, पहले रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 2015 में या फिर 2010 की बात कर लेते हैं, ये मार्कर मान लो 10 रुपए का था। 2010 में ये मार्कर 10 रुपए का था, इसकी 1000 क्वांटिटी, सिर्फ मैं हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहा हूं, 1000 मार्कर बनते थे ऐसे, तो कितने का प्रोडक्शन हुआ जीडीपी में, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखा 10,000 का। अब अगर मैं बात करूं 24 की, 24 मान लो मार्कर 25 का मिल रहा है, पर बन अभी भी 1000 ही रहे हैं, तो कितना हो गया 25,000। तो ये बताओ जीडीपी में आपको फर्क नजर आया नहीं आया? बिल्कुल फर्क आया भाई, बहुत फालतू हो गई, 1.5 गुना बढ़ गई ना मेरे हिसाब से, ये है ना, दुगने से भी 5,000 ज्यादा है, 1.5 गुना बढ़ गई ये। अभी 1.5 गुना तो हाँ 1.5 गुना बढ़ गई, ठीक है, मतलब 2.5 टाइम्स हो गई। 1.5 गुना का मतलब ये होता है कि 1.5 गुना बढ़ चुकी है, बढ़ना अलग बात होती है और टाइम्स होना अलग बात, तो 2.5 टाइम्स हो चुकी है। तो जीडीपी इस रेट से ग्रो कर चुकी है, लेकिन क्या आउटपुट का जनरेशन बढ़ा है? पहले भी तो 1000 ही प्रोडक्ट बन रहे थे, अब भी 1000 ही बन रहे हैं। इसलिए नॉमिनल जीडीपी है ना, वो हमें रो वैल्यूज दिखाता है। इसलिए अगर हम बेस प्राइस को सेट करके कैलकुलेट करना, तब पता लगता है कि एक्चुअल में जीडीपी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो प्राइस की बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ गया। अब आगे देखते हैं, तो ये हो गया जीडीपी का कंसेप्ट। फिर आता है इन्फ्लेशन। सबको पता है इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई के बढ़ने की वजह से 10 रुपए से 25 रुपए की हो गई, और महंगाई का बढ़ना सबको पता है। वो हमारा जो टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक ही है, और गवर्नमेंट जो है वो चाहे वो इन्फ्लेशन हो चाहे वो डिफ्लेशन हो, उन सबको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या फिर चीजें लॉन्च करती रहती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इन्फ्लेशन होता क्यों है। हम सबने पढ़ा है कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, वो सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम की। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डिमांड सप्लाई से फालतू है, और डिमांड सप्लाई से फालतू होने का मतलब क्या है कि भाई लोग डिमांड फालतू कर रहे हैं, सप्लाई उतनी हो नहीं रही, तो प्राइस क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका उल्टा हो, सप्लाई फालतू और डिमांड कम हो, तो मार्केट में डिफ्लेशन क्रिएट होगा। और ये दोनों ही सिचुएशन डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, यानी कि असंतुलन बनाते हैं। तो संतुलन बिगाड़ दिया भाई, बैलेंस है इकोनॉमी के अंदर, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्रिएट होता है। और ये दोनों टॉपिक ही हमारे किस अंदर देखे जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखे जाते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे। हाँ, इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज यूज करती है, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का सिंपल सा मतलब क्या है कि मार्केट में पैसा कितना करंट में रन कर रहा है ना। जैसे कि सपोज करो मनी सप्लाई जिनमें ट्रांजेक्शन हो रही है, मॉनेटरी वैल्यू जिनमें ट्रांजेक्शन की जा रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मुझे कहीं से इनकम मिली और मैंने कैश जो है वो घर में रख दिया, तो एक तरह से मैंने मनी सप्लाई को तोड़ दिया है, मैंने उस मनी को मनी सप्लाई से बाहर निकाल दिया है। क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि पैसा घूमता रहना चाहिए। अब मैंने कहीं से कैश आया, सपोज करो 1 लाख रुपए आया, वो मैंने अपने लॉकर में रख के बंद कर दिया, अब वो मनी सप्लाई से बाहर हो चुकी है। लेकिन वही अगर मैं उस पैसे को बैंक में रखता ना, तब भी वो पैसा घूमता। क्यों? क्योंकि बैंक वाले उस पैसे को ब्याज पे लगाते, वहां से इंटरेस्ट जनरेट करते, तो वो पैसा फिर भी घूमता मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मैं हार्ड कैश अपने घर में रख दूंगा, तो वो पैसा मनी सप्लाई से बाहर हो जाएगा। तो मनी सप्लाई का सिंपल सा मतलब क्या है कि रनिंग में पैसा इकोनॉमी के अंदर कितना घूम रहा है
है ना। अब यहाँ से जबरदस्त कंसेप्ट आ जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चे तो छोटे मोटे बेचारे नन्हे मुन्ने, उन्हें पता तो होता नहीं है, वो कहते हैं भैया आरबीआई हमारा ही बैंक है ना। हाँ हमारा ही बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा ही बैंक है, ठीक है। और वो जितने मर्जी नोट छाप सकता है, तो ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप देता, ज्यादा नोट छाप दे, सब बच्चों को बांट दे, बच्चों को बांट दे, सबको बांट दे, सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी कंट्री के अंदर जितना ही पैसा फ्लो हो रहा होगा ना, उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही खराब होगी। आप लोगों को मैंने ये बात तो काफी बार वीडियो में जिक्र भी किया है कि ऐसी बहुत सी कंट्रीज जिन्होंने काम किया था, उन्होंने इतने नोट छापे, क्योंकि एक सिंपल होता है कि भाई सबको आप पैसा बांट दोगे तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों की, लोग डिमांड फालतू करेंगे, डिमांड करेंगे, प्राइस वापस ऊपर चला जाएगा। फायदा क्या हुआ, आपके पैसे की वैल्यू जो है, आपका जो पैसा है वो वीक हो चुका है अब। तो इसलिए ऐसा करना कभी भी सही बात नहीं होती है। बच्चे के मजाक में बोल देते हैं कि ऐसा कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। उल्टा हमारी गवर्नमेंट को कभी पैसे की जरूरत पड़ती भी है तो आरबीआई से लोन लेती है, ना कि उन्हें ये बोलते कि भाई तुम नोट छापने शुरू कर देते हैं सारे, ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया मनी सप्लाई कंसेप्ट। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की क्या ही बात करनी, बेरोजगारी सबको पता है कितनी सारी है। तो ये भी हमारा एक मेजर टॉपिक बनता है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अब हमारी कंट्री में देखो, हमारी कंट्री में क्या है, सबसे फालतू पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, यूथ बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्किल उन्होंने कभी सीखी नहीं, ना ही कभी सीखने की कोशिश करी, ठीक है। तो भाई पैसा कहां से मिलेगा, सिर्फ वही किताबी कीड़े बन के रह गए, ना ही उन्हें अप्लाई करना आता, सिर्फ रट्टा मारना आता है। तो जिनका माइंड खुला हुआ है वो तो छाप रहे हैं, उनकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनका माइंड नहीं खुला हुआ है या फिर जो सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह गए, जिनके पास मल्टीपल स्किल्स भी नहीं है, ठीक है, तो वो सारी चीजें, वो सब लोग क्या है इस टाइम पे बेरोजगार बैठे हैं, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जॉब्स की भी कमी है, पॉपुलेशन बहुत बड़े लेवल पे है। क्योंकि पहले लोगों की सोच तो ये थी कि घर में 10 बच्चे होंगे, 10 के 10 पैसा कमाएंगे, घर में पैसा ही पैसा होगा। और ये ध्यान नहीं दिया कि भाई 10 बच्चों को स्किल भी देनी पड़ती है, सिखाना भी पड़ता है, और उन सब चीजों की इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आप वही नहीं करोगे तो वो कहां से आपको पैसा कमा करेंगे, कहां से जनरेट करेंगे वो, ठीक है। और ये भी नहीं है कि भाई मजदूरी कर लो, सबको मजदूरी भी नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि जहां पे मैं रहता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप वहां पे लेबर चौक पे जाओगे तो लेबर चौक पे मेरे सबसे 10 घंटे काम करने के 500 रुपए मिलते हैं एक पर्सन को, ठीक है। और वहां भी ना हर दिन 500 लोग जाते हैं भीड़ में, ठीक है। 500 लोग जाते हैं, 400 अपने घर वापस हो लेते हैं, उनको कोई लेके नहीं जाता, सिर्फ 100 बंदों को हायर करते हैं। सोचो इस लेवल की बेरोजगारी है। अब समझते हैं अगला पॉइंट। तो ये टॉपिक, ये साइड टॉपिक जो है ना, आने वाली वीडियोस में बिल्कुल डीप में डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ है ये साइड टॉपिक्स किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। दूसरा पॉइंट क्या है, और उम्मीद है तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। वीडियो थोड़ी सी लेंथ सकती है आज की, क्योंकि इंट्रोडक्शनल वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता के जाऊं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत उस चीज के बारे में पता हो जब मैं आगे उन्हें डीप में पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो भाई अपना धैर्य बनाए रखें इस वीडियो के अंदर, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और उन बच्चों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, है ना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, दूसरा पॉइंट क्या है, ट्राइज टू क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर हम बहुत सारी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाते हैं उनको देखेंगे, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, और उनका आउटपुट पे और इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी पॉलिसी डिस्कस करनी है, ठीक है। और जनरली जो गवर्नमेंट है ना वो मॉनेटरी पॉलिसीज यूज करती है। वो क्या होता है वो उनको समझाया था, थोड़ा सा समझाता है इसके बारे में। जैसे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है या फिर डिफ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है, तो इन चीजों के लिए गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज यूज करती है। सपोज करो, आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का। जैसे मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोग डिमांड फालतू कर रहे हैं, सप्लाई उतनी हो नहीं रही है, इसकी वजह से महंगाई लगातार बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सोचती है कि यार लोगों का पैसा बहुत हो गया, लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, एक काम करो मार्केट से पैसा निकाल लो, मनी सप्लाई रोक दो। तो मतलब गवर्नमेंट मार्केट से पैसा कैसे छीनेगी, तरीके बताता हूं गवर्नमेंट के पैसे छीनने के। एक काम गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट एक काम ये कर सकती है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे, यानी कि जो लोग लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दे। अब लोग लोन नहीं लेंगे क्योंकि लोन लेना उन्हें महंगा पड़ रहा है। अब लोन नहीं लेंगे तो सिंपल सी बात है, मार्केट से गवर्नमेंट ने पैसा बाहर निकाल लिया, यानी कि अब लोगों की जेब में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, कई बार गवर्नमेंट, आपने सुना गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू करती है। अपने बॉन्ड्स इशू करने का मतलब क्या है कि वो एक बोलते हैं कि भाई तुम एक तरह से हमारे बॉन्ड्स लो, हमारे पैसे दो, हमें पैसे दो अपने, हम आपको इस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का इतना पैसा पे करके देंगे, इतना इंटरेस्ट पे करेंगे आपको, 12% 15% साल का, एफडी से फालतू होता है जनरली, ठीक है, वो पैसा पे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, अब फिर से लोगों की जेब से पैसा निकाल दिया बॉन्ड्स इशू करके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट है ना मनी सप्लाई को तोड़ने की कोशिश करती है, पैसा बाहर निकालती है वहां से। और जब मार्केट से पैसा निकालेगी, लोगों से पैसा छीन लेगी, तो क्या होगा, अब लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे, लोग क्वांटिटी बाय नहीं कर पाएंगे, बस। तो फिर क्या हो गया, फिर अपने आप ही जो है ना इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। अब बात है इसका उल्टा होगा तो डिफ्लेशन।
आ गई तो गवर्नमेंट इसका उल्टा कर देती है। इंटरेस्ट रेट, एक तो पहली बात लोन पे इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देगी ताकि लोगों का पैसा जाए, लोग लोन ले, लोन सस्ता कर देगी, है ना। जैसे कोविड के बाद हुआ था, आपको पता होगा कोविड के टाइम पे लोगों से इतना पैसा नहीं था क्योंकि सबकी जॉब चली गई थी, ज्यादातर पर्सन जॉबलेस हो गए थे या फिर अपनी जॉब शिफ्ट करनी पड़ी थी, सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस केस में हुआ क्या, तो गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों से पैसा नहीं, लोग डिमांड नहीं कर रहे, इस तरीके से इकोनॉमी कैसे वापस राइज अप करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने वहां पे ये बोला कि हाँ हम अपने इंटरेस्ट रेट कट कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कट कर लिए तो क्या हो गया, लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, लोन लेना शुरू हुआ तो लोग जो है पैसा आया तो लोगों ने वापस डिमांड करनी शुरू कर दी। तो ये एक और हमारे पास तरीका बन गया। और तरीका किस चीज का बना, ये तरीका बना वापस डिफ्लेशन से ऊपर जाने का, यानी कि जो इकोनॉमी रिसेशन में चल रही थी, ठीक है, वो वापस कंट्रोल में आ जाएगी। इस तरीके से लोग डिमांड करेंगे, वापस प्राइस ऊपर जाएंगे, तो हम वापस इस तरीके से जो ना ये डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशंस हैंडल की जाती है। गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज टाइम टाइम पे लॉन्च कर देते हैं, और ही बहुत सारी पॉलिसीज है, मनरेगा है जो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, सुकन्या योजना है, बहुत सारी पॉलिसीज है। पॉलिसी की कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट। हाँ वो अलग बात है, इनमें से फुलफिल कितने होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। मतलब अगर मान लो 100% पॉलिसीज बनती होंगी तो 10% पे काम होता होगा, बाकी 90% फेलियर रहती हैं, ठीक है। तो ये वही है भाई, करप्शन की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट जेब में जाता है पैसा 100 रुपए, लेकिन जनता पे खर्च कितना होता है, सिर्फ 10%, 10 रुपए, बाकी सब कहीं ना कहीं वो बड़े लोगों की जेब में पहुंच चुका होता है। तो वही बात है ना, कई लोग बोलते हैं कि इंडिया में टैक्स लेवल क्या चल रहा है, टैक्स ले रही है इंडिया की गवर्नमेंट लंदन की तरह, अमेरिका की तरह, लेकिन सर्विस कैसी है, सर्विस तो आप सब लोग जानते हो किस लेवल की मिल रही है लोगों को। अब आता है हमारा अगला फैक्टर। अगले फैक्टर की मैं बात करूं, तीसरा फैक्टर जो है हमारे पास वो है हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इसको समझते हैं, 1 मिनट वेट कर लेना फिर हम बात करते हैं, 1 मिनट। चलो अब आगे देखते हैं, ये वीडियो के बीच में डॉग ही आ गया था, अब यहां समझते हैं। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फिर हमें समझेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर होते कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सोसाइटी को एज इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस, मतलब सोशल का मतलब क्या है कि सोशल का मतलब सोशल लाइफ का, यानी कि सोसाइटी का इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे कैसे फर्क पड़ता है, वो सब डिस्कस करने वाली बात है यहाँ पे। इसके अलावा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का एक अच्छा लेवल कौन सा होता है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में, संतुलन में है, यानी कि ना तो ज्यादा इनकम मिल रही है, ना उससे कम इनकम मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि कम इनकम मिलेगी तो खर्चा कम करेगा, डिफ्लेशन आएगा, ज्यादा इनकम मिलेगी डिमांड फालतू करेगा, फिर इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा। तो इक्विलिब्रियम इनकम क्या होती है वो डिटरमाइन करना भी हम सीखेंगे। तो ये हमारे खत्म हुए लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और वो तो मैंने अभी देखा कि वीडियो की लेंथ ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुकी है, अभी चैप्टर में कुछ डिस्कस किया भी नहीं है, सिर्फ ये सारे मेजर पॉइंट डिस्कस किए करके। तो उम्मीद है आप लोगों को कोई भी चीज में दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब डिस्कस करते हैं कि मेजर जो है वो प्रॉब्लम है किस लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पर देखूं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो वो समझते हैं क्या करके। अब जल्दी खत्म करेंगे इसको, है ना। मेनली मैं सारे जो पार्ट डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अब इन सबको डीप में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब हमें मेनली इंट्रोडक्शन में पढ़ना क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या समझाता है, ये कंसर्न रहता है किसके बीच में, स्ट्रक्चर को लेके, परफॉर्मेंस को लेके और बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी को लेके एज अ होल, कि इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव करती है, परफॉर्म करती है और स्ट्रक्चर कैसा है हमारी इकोनॉमी का, वो सब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसके बाद स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेट द वर्किंग ऑफ वाइडर इकोनॉमी। तो जो हमारा स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो इन्वेस्टिगेट करता है द वर्किंग ऑफ वाइडर इकोनॉमी, की जो वाइडर इकोनॉमी है, क्योंकि हम बड़े लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, जो इतनी ब्रॉडर इकोनॉमी है वो किस तरीके से काम कर रही है, इंक्लूडिंग द मेजरमेंट एंड डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जहां पे हम मेजर करना भी सीखते हैं कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाएगी, और वाइडर और डिटरमिनेशन भी सीखते हैं, मतलब मेजरमेंट और डिटरमिनेशन दोनों सीखते हैं किस चीज का, नेशनल इनकम का और एक्सपेंडिचर का, एंड द कंसीक्वेंसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। और इसका प्राइस से क्या रिलेशन होता है, हमने भी डिस्कस किया भी था कि प्राइस कैसे जीडीपी को चेंज करता है, ठीक है। प्राइस का और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इसका रिलेशन पड़ता है, वो सब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यानी कि सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मेरे को नहीं लगता इससे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई टॉपिक है, क्योंकि नेशनल इनकम क्या दिखाता है, कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ दिखाता है, और उसको बहुत सी चीजें अफेक्ट करती हैं, इंप्लॉयमेंट भी अफेक्ट करता है, प्राइसेस भी अफेक्ट करते हैं। प्राइस से कैसे करते हैं समझा ही चुका हूं मैं। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे तो नेशनल इनकम क्या होगी, हमें राइज होकर दिखाई देगी, है ना, जीडीपी राइज होकर दिखाई देगी। प्राइस कम हो गए तो कम होकर दिखाई देगी। बट में एम्प्लॉयमेंट कैसे फर्क डालता है इस चीज पे, समझाता हूं मैं आपको इस चीज का।
देखो हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, इंडिया में अगर मैं एग्जांपल दूं तो इंडिया में होता क्या जनरली, इंडिया में गवर्नमेंट है ना फ्री की चीज बांटने में ज्यादा बिलीव करती है। जैसे पता नहीं ये लोग खुद कमा के देके जा रहे हो, वो तो सारा मेरे टैक्स का पैसा का ही है, बस हमें लगता है कि हमें फ्री में मिल रहा है, तो वो चीजें भूल जाओ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की, एक सिंपल सी बात है, अगर हमारी कंट्री में सबके सब जो पर्सन है, ज्यादातर पर्सन जो है जो जॉब चाहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के भी टाइप होते हैं, अब कुछ निकम्मे है वो काम ही करना नहीं चाहते, उनको दिन भर इंस्टा की रील दिखवा लो, स्क्रॉल करवा लो कि भाई पूरे दिन इंस्टा चलाने का मन कर रहा है, ठीक है, वो चीज तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जिनको काम करना पसंद है, जो काम करना चाहते हैं रियलिटी में, अगर उनको जॉब प्रोवाइड कर दी जाए तो कितने लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड कितनी अच्छी हो जाएगी। जब जेब में पैसा आएगा तभी तो खर्चा करेंगे आउटपुट्स के ऊपर। तो सिंपल सी बात है कि जब इंप्लॉयमेंट होगी यानी कि लोगों के पैसा जा रहा है, अब जब लोगों को इनकम मिलेगी तो वो आउटपुट में खर्चा करेंगे, यानी कि आउटपुट फालतू जनरेट होगा। अरे एक सिंपल सी बात है, दोनों टॉपिक जो है ना वो इंटर रिलेटेड है। अरे एक आउटपुट जनरेट कौन करता है, प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर किसकी हेल्प से आउटपुट जनरेट करते हैं, लोगों की हेल्प से, लेबर्स की हेल्प से, या फिर एम्प्लॉइज के बेस पे। तो जब लोगों को जॉब मिलेगी इसका मतलब क्या, फालतू आउटपुट जनरेट हो रहा है, फिर वो लोग उसी इनकम को उस आउटपुट के ऊपर खर्चा करते हैं, जिस तरीके से उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी राइज करता है और नेशनल इनकम की वैल्यू भी राइज करती है। तो ये चीज होती है यहाँ पे। तो ये टॉपिक क्या है, आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। तो ये कंसीक्वेंस होता है उसका एम्प्लॉयमेंट का और प्राइस के ऊपर। तो जितना अच्छा एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितना अच्छा नेशनल इनकम होगा, इसका मतलब क्या है कि लोगों को जॉब मिल रही है, तो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और तभी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है उनका राइज कर रहा है। तो यानी कि हम नेशनल इनकम से ओवरऑल हर एक चीज का पता कर सकते हैं कि कंट्री में प्राइस किस लेवल पे चल रही है, एम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे है, ये सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। आगे पॉइंट हमारे पास क्या आता है अगला, प्राइम कंसर्न ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू एनालाइज and attempt to understand underlying determinants of the main aggregate trends of the economy। तो जो प्राइम कंसर्न है किस चीज का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, is to analyze and attempt to understand the underlying determinants of the main aggregate trends, कि ट्रेंड क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी का with respect to total आउटपुट के केस में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जीडीपी के केस में, कि भाई जो कंट्री है वो आउटपुट ज्यादा जनरेट कर रही है, कंट्री आउटपुट कम जनरेट कर रही है, कैसा ट्रेंड चल रहा है, नेशनल इनकम राइज कर रहा है, कम हो रहा है, सारी चीजें किसका टॉपिक बनता है हमारा, इसी फैक्टर का। अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर चुका हूं मैं, इन्फ्लेशन रेट डिस्कस कर चुका हूं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है नहीं हो रही है, क्या हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो है वो जो है एक्सपोर्ट इतना हो नहीं रहा पर इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने गुड्स के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए दूसरी कंट्री पे क्या डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। जैसे हमको एग्जांपल देता हूं बेस्ट, जब भाई चाइना की जो हालात है वो बिल्कुल ज्यादा अच्छे तो थे नहीं, वैसे चाइना भी बहुत दूसरी दूरी कंट्री तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अगर ऐसे बात करूं इकोनॉमी के लेवल पे, अब चाइना और इंडिया कंपेरिजन करो, दोनों ऑलमोस्ट जो है आजाद सेम टाइम पे हुए थे। चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट चलाती है ना, पॉपुलेशन इतनी फालतू है, पॉपुलेशन भाई चाइना की बहुत ज्यादा है, एक टाइम पे तो हमसे फालतू थी, वो तो हमारे देश के लोग इतने मेहनती हैं, ठीक है, कि खामखा इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई ना, तो भाई क्या करें, जब इतने मेहनती लोग हैं, जहां मेहनत करनी चाहिए वहां तो करते नहीं है, जहां नहीं करनी चाहिए वहां अलग ही लेवल की मेहनत चल रही है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है, तो वो चीज हम छोड़ते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे, हाँ, कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो है वो, तो भाई चाइना में क्या हो रहा है कि चाइना जो है उसने अपना को आइसोलेट कर लिया कि भाई हम जो है वो किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम खुद ब खुद जो है वो चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, यानी खुद ब खुद प्रोडक्शन करेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उस कंट्री ने ऐसा ही किया, वो आजकल जो है ना हर एक चीज ऐप से लेके हर एक चीज जो है वो जनरली खुद ही प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और यही नहीं, खुद के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रही भाई, उनका जो है एक्सपोर्ट भी क्या है बहुत ज्यादा है, और इसी की वजह से ना उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी है कि हमें तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जो है ना वो सिर्फ दो सेक्टर वेल डेवलप है, एक एग्रीकल्चर, दूसरा टर्सरी सर्विस सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रीज पे मेन फोकस नहीं हो रखा हमारी कंट्री में। इंडस्ट्रीज है कितनी जगह, शहरों में सिर्फ इंडस्ट्रीज, गांव में तो नहीं, वैसे लोग बड़े पड़े हैं, ठीक है, तो यही दिक्कत है हमारी कंट्री में कि भाई लोग कहीं पे ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो रखा है जैसे शहरों में, क्योंकि वहां पे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, लेकिन कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं एग्जांपल दूं चाइना का, तो चाइना ने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, उसे पता था कि इंडस्ट्रीज जो है वो फ्यूचर बनेंगी हमारे वर्ल्ड का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ वही दिलाएंगे, उसने फोकस किया, तो आज देखो वहां पे, और बच्चा काम कर रहा है, बच्चे के पास स्किल है, कोई दिक्कत नहीं है जॉब की। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, क्योंकि मैं ऐसे भाषण देने लग गया तो भाई ये वीडियो 1 घंटा भी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, इन अ कंट्री वेयर देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक, और भाई अगर किसी भी तरह का बोरिंग सा महसूस होगा ना वीडियो में, मेरे को बता दिया करो, ठीक है, कमेंट के अंदर, तो मैं थोड़ा सोचूंगा कि हाँ
कुछ टॉपिक को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जैसे मैं कोशिश तो करता हूँ पूरी कि आप लोगों को अच्छे अच्छे एग्जांपल देके समझाऊं ताकि आप लोग बोर ना हो वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इन अ कंट्री वेयर देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, अगर सपोज करो अब आता है मिसमैनेजमेंट का पार्ट कि किसी कंट्री में मैक्रो इकोनॉमिक्स मिसमैनेजमेंट है, ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम गलत निकाली जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब ही नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, उन कंट्रीज का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। तो वी विल ऑब्जर्व एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी ऑफ द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री। इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस द कंसीक्वेंसेस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हैव बीन डिवास्टिंग, तो ऐसे केस में जो है ना, जो कंसीक्वेंसेस है मैक्रोइकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के हैज बीन डिवास्टिंग, मतलब बहुत गंदे कंसीक्वेंस होते हैं, क्योंकि आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे जो डिफरेंट चीजें हैं, जो कुछ ब्रॉडर चीजें हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, अगर आप इन चीजों पर फोकस नहीं करोगे तो कंट्री में क्या हो रहा है पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसी कंट्रीज में क्या होगा कि धीरे धीरे जो है ना, वही बात है ना कि दीमक की तरह खा जाएंगे कंट्री को, वही बात है, इकोनॉमिकली बिल्कुल बोर हो जाएगी वो कंट्री। तो एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा होना चाहिए और इन चीजों की कैलकुलेशन काफी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तो तब जाके कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो करती है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज आर क्लोजली कनेक्टेड, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की परफॉर्मेंस है और पॉलिसीज है वो भी क्या क्लोजली कनेक्टेड है, यानी कि जितनी पॉलिसीज हमारे देश में गवर्नमेंट बनाती है, अगर उन सब पे ढंग से काम होना शुरू हो जाए ना, तो हम लोग भी काफी बड़े लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो चीज है यहाँ पे। एंड द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज आर आल्सो द सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट मीडिया अटेंशन, और जो ज्यादा सब्जेक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट मीडिया अटेंशन के हैं, कि लोग जो हैं वो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, कांस्टेंट मीडिया अटेंशन, कि भाई मतलब मीडिया का भी एक काम क्या होता है कि इन टॉपिक्स पे गवर्नमेंट का ध्यान बनाए रखें, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने तो न्यूज देखना भाई काफी पहले से बंद कर रखा है, मुझे पता है, क्योंकि न्यूज में कुछ नहीं होता, न्यूज में सिर्फ आजकल मिर्च मसाला पेश करके बनाया जा रहा है, ठीक है। कोई भी जो न्यूज बिल्कुल चल रही होगी ना सोशल मीडिया पे, वही न्यूज दिखाएंगे ना, तो किसी में अवेयरनेस की, किसी को अवेयरनेस की पड़ी है कि भाई कुछ जो टॉपिक्स जो सही में बहुत हीनियस हो रहे हैं, या फिर जहां पे अटेंशन क्रिएट करने की जरूरत है वहां पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। दूसरी बात, मीडिया पे हमारी बिका हुआ है ज्यादातर, है ना, कि भाई मीडिया खुद गवर्नमेंट के इशारों पे चल रही है, जो गवर्नमेंट बोलेंगे वही हम लॉन्च करेंगे, वही हम दिखाएंगे, तो वही वाली बात है। तो मीडिया कैसे गवर्नमेंट की आलोचना करेगी? हाँ कुछ है, कुछ चैनल्स हैं अभी भी जो ऐसा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, पर मैं नेगेटिव न्यूज की वजह से मैं न्यूज नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे नेगेटिव रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे क्या हमारे पास क्या आता है, एंड इनविटेबली प्ले अ सेंट्रल रोल इन पॉलिटिकल डिबेट, और ये जो है ना वो पॉलिटिकल डिबेट का सेंट्रल पार्ट बनता है, ठीक है, और वो हेल्प करते हैं एक कंट्री को ग्रो करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये लोग जो है नेता वगैरह हैं, जो रूलिंग पार्टी होगी, अपोजिशन पार्टी होगी, इन लोग गाली गलौज करने की बजाय अगर ये एक हेल्थी क्रिटिसिज्म करे कि भाई आप क्या सामने से गलत कर रहे हो, आपने क्या वादे किए थे, आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, क्या दे रहे हो हमारे कंट्री को, और वो चीजें दिखाए, तो कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुलेंगी, लोगों को समझ में आएगा कि ये लोग इलेक्शन के टाइम पे आके क्या बोल के जाते हैं और इलेक्शन होने के बाद ये लोग कहां गायब हो जाते हैं। तो आगे समझते हैं इस चीज को। द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स, और फिर हम जो है वो देख सकते हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे क्या इन्फ्लुएंस आया है, वो भी पॉलिटिकल इवेंट्स के जरिए जब इलेक्शन कैंपेन्स चलाए गए थे एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में नहीं होता कि भाई जब 5 साल में एक साल इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में गवर्नमेंट जोरों शोरों से खर्चा करती है, पैसा खूब बहाती है प्रजा के ऊपर, सारे काम करवाती है, ठीक है, लेकिन उन्हें पता है एक साल थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, 4 साल में पैसा कवर हो ही जाएगा वापस, ये चीज होती है, ठीक है। अगर वही काम पूरे 5 साल तरीके से किया जाए तो क्या दिक्कत ही क्या रहेगी कंट्री के अंदर, सारी फैसिलिटीज बिल्कुल अच्छे लेवल की मिलेंगी लोगों को। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है किसी चीज का इकोनॉमिक एक्टिविटी का, एंड प्राइसेस इन ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ अ नेशन, और ये प्राइसेस भी दिखाती हैं ओवरऑल इकोनॉमी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से प्राइसेस चल रहे हैं, और रीजन एक रीजन के अंदर भी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च ड्रॉज हैविली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिसर्च जो है ना वो जो है वो निकाला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे ही जाता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या देखता है, इंडिविजुअल लेवल को, मैक्रो इकोनॉमिक्स होल लेवल, तो लेकिन भाई वो इकट्ठे होके ही तो मैक्रो बने हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स विच लुक्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, हाउसहोल्ड्स और मार्केट्स, जहां पे वो सबको कंबाइन करके चलते हैं, इंडिविजुअल फर्म्स को भी, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को भी, जो भी कंज्यूमर्स हैं उन सबको, ठीक है, और जो मार्केट रन कर रही है जितनी भी कंट्री है उन सबको। फिर क्या आता है हमारे पास, और लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो सिर्फ छोटे मोटे मुद्दे देखती थी सिर्फ,
यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट में क्या हो रहा है वो सब टॉपिक्स। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स ओनली स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रेदर देन इकोनॉमी एज अ होल विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल मार्केट प्राइसेस। इंडिविजुअल फॉर्म्स रिवेन्यूज, जैसे कि इंडिविजुअल फॉर्म में क्या रिवेन्यूज चल रही हैं, किस लेवल का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो भी रहा है नहीं हो रहा है, किस इंडस्ट्री में कैसी ग्रोथ लेवल है, वो सब चीजें चेक करना किसका काम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल हर पार्ट को डिस्कस कर रहा होता है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी चल रही है, सबको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आती है, हमने बात करी थी, अभी मैंने एक सीरीज कंप्लीट करी है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहां पे मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बहुत बात करी है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर जब कोई भी चीज बनाता है, जब वो प्रोड्यूस करता है किसी भी चीज को, तो उसको भी कुछ ना कुछ इनपुट्स डालने पड़ते हैं। हम उस इनपुट को क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के बदले फैक्टर पेमेंट देनी पड़ती है। लैंड के बदले रेंट पे करता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट, ठीक है, और लेबर के बदले वेजेस या फिर सैलरीज अगर इंप्लॉइज रखे हुए हैं तो वो चीजें, ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस लेवल की है, कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो नहीं आ रही, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आई तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर उस केस में हो सकता है वहां पे मार्केट से बाहर होने की कोशिश करे। एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन कैसे हैं, एट इंडिविजुअल फॉर्म लेवल की, हर एक फॉर्म जो है वो किस लेवल के फैक्टर प्रोडक्शन को हायर कर रही है, कि ऐसा तो नहीं कि इंडिया जैसी कंट्री में भी कैपिटल इंटेंसिव मेथड फॉलो किया जा रहा है। अगर इंडिया जैसी कंट्री में अगर प्रोड्यूसर कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करने लग गए तो भाई लोगों को जॉब कहां मिलेगी। ये तो पता है ना कैपिटल इंटेंसिव मेथड क्या होता है, दो ही मेथड होते हैं प्रोडक्शन करने के, जहां पे मैंने पीपीसी किसे बताया था, जहां पे मैं आपको बता रहा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती है। उसमें से प्रॉब्लम ये थी कि हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव मेथड या कैपिटल इंटेंसिव मेथड। अगर कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज हो रहा है यानी कि मशीनरी फालतू यूज कर रहे हैं और लेबर कम यूज कर रहे हैं, और जब लेबर कम यूज होंगे तो लोगों को पहले अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। और अगर सही मायने में लोग जॉब देनी है तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव मेथड, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो वही बात यहाँ पे है कि इंडिविजुअल फॉर्म लेवल पे जो हमारा फैक्टर प्रोडक्शन है वो किस लेवल पे हायर किए जा रहे हैं, ठीक है, वो देखना भी क्या है, जरूरी होता है। तो सारे टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे, ऊपर वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे। तो उम्मीद है ये वीडियो जो थी इंट्रोडक्शनल वीडियो थी इस कंप्लीट, ठीक है, चैप्टर की, ठीक है, तो और सीरीज की भी। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब किए बिना मत जाना चैनल को। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।